नमस्कार दोस्तों, न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आज अपने विशेष प्रोग्राम में हमारे साथ हैं अनुराग ठाकुर जी हैं, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं और 4 बार से लगातार सांसद हैं। 5वीं बार इस बार फिर से मैदान में हैं और जीत इनकी होगी ऐसा जनता करिए, क्योंकि इससे पहले जब हम घूम रहे थे आज हमीरपुर में तो लोगों से भी बात हुई। उसके बाद बात करेंगे सीधा अनुराग ठाकुर जी से। अनुराग जी, स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद आपका। देवभूमि हिमाचल के वीर भूमि संसदीय क्षेत्र में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर। लगातार 10 साल से सत्ता में है आपकी पार्टी और आप मंत्री भी हैं, और इन सब के बावजूद मैं देख रहा हूं कि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, धूप पानी बरसात, इतनी चिलचिलाती धूप में आप कह रहे हैं, क्या 10 साल के कामकाज के आधार पर भी वोट मांगने में इतनी मेहनत करनी पड़ती है? देखिए, हर चुनाव मेहनत मांगता है और किसी व्यक्ति को अहंकार भी नहीं होना चाहिए और ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए। जनता का बहुत प्यार आशीर्वाद मिल रहा है और जब आपको इतना प्रेम आशीर्वाद मिले तो आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में जाना चाहिए। जितना समय मेरा कार्यक्रम में लगता है उतना समय मेरा फोटो खिंचवाने में लगता है। तो ये प्यार है लोगों का, नहीं तो लोग साहब आते नहीं। इतनी गर्मी में, बिल्कुल 45 डिग्री टेम्परेचर में आप भरी दोपहर को देखेंगे लोग बैठे हैं। ये लोगों का प्यार है तो आए हैं, नहीं तो कोई 2 घंटे इंतजार नहीं। बिल्कुल, वो मैं देख रहा था, मैं भी यहाँ पे था काफी देर से, और आपकी हर सभा में लोग इंतजार करते हैं। एक चीज सर, जब डबल इंजन की सरकार थी हिमाचल प्रदेश में, तब जो जिस रफ्तार से विकास की गाड़ी चल रही थी, अभी विधानसभा में आपकी सरकार नहीं है, लेकिन जिन वादों के साथ की सरकार यहाँ पे आई थी वो वादे पूरे नहीं हुए। क्या आपको लगता है कि ये एज आपको एक मिला है इस चुनाव में, जो विधानसभा में जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए? कांग्रेस सदा वादे करके मुकरी है और जनता को ठगा है। ये ठग्गू की सरकार, ठगों की सरकार है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ ये कि 1500 रुपये महीना महिलाओं को नहीं दिया, 16 महीने बीत गए, 24 हजार रुपया एक महिला की देनदारी राज्य की सरकार की है। 2 रुपए किलो गोबर, 100 रुपये लीटर दूध खरीदना था, नहीं खरीदा, किसानों की देनदारी है। 300 यूनिट हर परिवार को मुफ्त में देने थे, नहीं दिया, हर परिवार की देनदारी है। और 5 लाख नौकरी देनी थी, वो नहीं दी, तो युवाओं की देनदारी है। 600 करोड़ स्टार्टअप फंड देना था, वो नहीं दिया, युवाओं की देनदारी है। ऐसी अनेकों वायदे किए जो किए नहीं। एक चीज और, अभी अपने देवभूमि की बात की, देवभूमि उत्तराखंड में भी हमने देखा कि उत्तराखंड पे जो पहाड़ों पे जिस तरीके से घुसपैठियों का अधिकार होता जा रहा है, जिस तरीके से घुसपैठिए वहां पर अपना घर बनाते जा रहे हैं और डेमोग्राफी को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश हालांकि अभी तक अछूता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये अछूता रह पाएगा? क्या इसके लिए एक कंक्रीट पॉलिसी बनानी जरूरी है, वो आपके एजेंडे में होना चाहिए? मुझे लगता है सरकारों को भी और समाज को भी जागरूक होना पड़ेगा। और जब तक ये राजनीतिक दल तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे तो कुछ भी सुरक्षित नहीं। ना आपकी संपत्ति, ना आपकी सीमाएं, ना आपकी सुरक्षा, इन सब पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है। मुझे लगता है इस तरह की राजनीति से बाहर आना चाहिए, जो जातिवाद, क्षेत्रवाद, तुष्टीकरण की। जातिवाद पे आपने कहा, जो कांग्रेस सरकार है वो भ्रम फैलाना चाहती है कि आरक्षण को खत्म करना चाहती है बीजेपी, और जातीय आधार पे जो है समाज को बांटने की कोशिश कर रही है, धर्म के आधार पर समाज को बांटने की कोशिश कर रही है। और खासतौर पर ममता बनर्जी ने और जो कांग्रेस की सरकार कर्नाटक की, उन्होंने ओबीसी आरक्षण को में मुसलमानों का आरक्षण को इंक्लूड किया है। क्या आपको लगता है कि दलितों का और ओबीसी का हक छीन करके मुसलमानों को देने की कोशिश है? ये लगातार इंडी गठबंधन के लोग अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग का 5% आरक्षण कम कर दिया और मुस्लिम समुदाय को दे दिया। तो दूसरी ओर ओबीसी के लिए जो ममता बनर्जी की सरकार ने उनका हक छीना है, वो भी देश कभी माफ नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अगर ममता जी कहती कि मैं इसको लागू नहीं करूंगी, तो आप कल्पना कीजिए कि क्या अहंकार है और तुष्टीकरण को लेकर कितना ये लोग नीचे गिर चुके हैं। तो ये जो ममता बनर्जी इस तरीके से कह रही है, तो ये तो न्यायपालिका का एक तरीके से अवमानना है, न्यायपालिका के जो फैसला है उसको नहीं मानना। तो केंद्र सरकार क्या इसके आधार पर, क्योंकि पहले से भी जो वेस्ट बंगाल की जनता है वो मांग कर रही है कि बहुत सारे ऐसे विधानसभा के बाद इंसिडेंट्स आए जब राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए था वहां पे, लेकिन केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया और वहां की जो बीजेपी का जो कैडर है उसको काफी भुगतना पड़ा इसके लिए वहां पे।
देखिए, आपने अगर कांग्रेस का इतिहास देखा हो तो उन्होंने तो ना जाने कितनी सरकारों को बर्खास्त किया। मोदी जी लोकतंत्र में बहुत विश्वास रखते हैं और मोदी जी नियमों का पालन करने वाले व्यक्ति, नियम तोड़ने वाले नहीं है। लेकिन इसी का फायदा तृणमूल उठाती है कि वो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार होता है, घुसपैठियों को संरक्षण मिलता है और देश विरोधी ताकतें वहां पर बढ़ रही हैं। वहां बम धमाकों से लेकर नकली करेंसी लगातार मिलती है। बहुत सारे कारण है कि असामाजिक तत्वों को अगर किसी ने शेल्टर दिया तो पश्चिम बंगाल की तृणमूल की सरकार ने दिया है। बिल्कुल। एक यूसीसी पे मामला आता है, जैसे जब उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो उसमें यूसीसी का वादा किया गया था और यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना। क्या हिमाचल प्रदेश में भी यूसीसी के लिए आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जो समस्या उत्तराखंड में है उसी तरीके की समस्या जो है हिमाचल प्रदेश में भी होने वाली है? ये समय की मांग है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है और इस पे हमने कहा, पहले भी कहा और अब भी कह रहे हैं कि हम लाएंगे भी और लागू भी करवाएंगे। एक और जो मसला है वो जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के मोदी जी ने अपने हर एक सभा में, अभी जब हिमाचल प्रदेश में भी आए थे, जब राजस्थान में थे, वहां भी बिहार में गए थे, मधुबनी में, वहां से भी उन्होंने कहा कि एक सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून को लाने की जरूरत है। क्या आपको लगता है कि एक खास समुदाय की जनसंख्या जो है वो जानबूझ करके बढ़ाई जा रही है ताकि डेमोग्राफी को चेंज किया जा सके और उसके लिए एक सख्त कानून का आना जरूरी है? मुझे लगता है इस पे केवल इतना ही मुझे कहना चाहिए कि अगर पिछले 70 सालों में हिंदुओं की जनसंख्या कम होती है और मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या 47% के लगभग बढ़ जाती है, तो ये सबको सोचने पर मजबूर करता है कि कारण क्या है और ऐसा क्यों हो रहा है। बिल्कुल। एक चीज, मैं अभी आज सुबह से हमीरपुर में घूम रहा था तो आपके पिताजी के बारे में लोग कह रहे थे कि सड़कों वाले मुख्यमंत्री, गांव में, गली में, सड़कों में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जो रोड बनी है, आपके संसदीय क्षेत्र में आपने अपने संसदीय फंड से के अतिरिक्त बहुत सारे फंड को लेकर के बहुत सारे काम किए, स्टेडियम बनाए आपने। क्या आपको लगता है कि वो जो कार्य जो आपने संसदीय सांसद होने के नाते यहाँ पर किए हैं, वो सारी चीज अब वोट में रिटर्न हो रहे हैं आपको? देखिए, वो काम जो है वो इसलिए किए जाते हैं कि उनसे लोगों को भला हो सके और उसमें सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा में 10 लाख लोगों की मुफ्त में जांच, उपचार और दवाइयां देने का हमने काम किया। वो रोज नए गांव में जाती हैं 30 गाड़ियां और रोज लगभग 2 से 2,500 लोगों की जांच, उपचार और दवाइयां देती है। 40 तरह के टेस्ट अलग अलग करती है। इसके अलावा हमने लगभग इसमें 10 लाख लोगों की ओपीडी की है। इसके अलावा हमने खेल महाकुंभ करवाया और उसमें लगभग 1 लाख युवाओं ने अब तक भाग लिया। तीसरा जो है वो हमारा सांसद भारत दर्शन योजना है, जहाँ पे मेरिटोरियस मेधावी छात्रों को, छात्राओं को, इनको देश घुमाया जाता है और एक्सपोजर और एजुकेशन दी जाती है। बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं, दुनिया देखने को मिलती है। चौथा जो है वो हमारा एक से श्रेष्ठ है, वो टीचर पढ़ाती है स्कूल के बाद और बच्चों को और थोड़ा निखारती है, उनका होमवर्क भी करवाती है। लगभग 600 सेंटर है जो 12,000 बच्चे इसमें पढ़ते हैं। हुनर से शिखर तक ऐसे कुछ कार्यक्रम है जहाँ पर लगभग 8-9 हजार लोगों को हमने प्रशिक्षण मुफ्त में दिया और उनके आय के साधन भी बने। तो कुछ अनूठे प्रोग्राम है, जो हमने सांसद के रूप में किए हैं। ये कोई सरकारी नहीं है, लेकिन इसमें फिर भी हमने अपनी ओर से पूरा प्रयास किया कि हम लोगों की सेवा कर सकें। मैं इसको वोट बैंक के साथ जोड़ के नहीं देखता, मैं इसको सेवा भाव से देखता। लेकिन एक जो चीज जो हिमाचल प्रदेश में काफी लोग इंतजार कर रहे थे कि रेल लाइन यहाँ पे आएगा, आपने ऊना तक रेल लाइन, हमीरपुर में भी आप लाने वाले हैं। हालांकि कुछ लोग जो मिले थे मुझे आज बस स्टैंड में, वो कह रहे थे कि हमीरपुर में अनुराग जी ने वादा किया था कि हमीरपुर में भी रेल लाइन आएगी, लेकिन अभी तक नहीं आई है वहाँ पे हमीरपुर में। तो क्या हमीरपुर में कब लाएंगे? और एक जो साथ में मेरा प्रश्न है कि
राम मंदिर दर्शन के लिए आपने ट्रेन यहाँ से शुरू की, उसका काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट है यहाँ पे। क्या आपको लगता है कि राम के नाम पे ही इस बार सारी चीजें हो रही हैं और इसमें लोगों में एक गजब का करंट दौड़ रहा है राम मंदिर के नाम पे? नहीं, राम जी का आशीर्वाद तो सब पे बना रहे और कुछ लोगों को सद्बुद्धि भी दे जो उनका विरोध करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और अपने जीवन में लागू भी करना चाहिए, क्योंकि राम जी का मंदिर बनाना हमारी कमिटमेंट थी, हमने बनाया। लेकिन अब कांग्रेस चाहती है कि उस पर बुलडोजर चले, उनके सहयोगी चाहते हैं ऐसा हो। तो देश के सामने सवाल ये है कि मंदिर बनाने वाले आए या मंदिर उजाड़ने वाले चाहिए, तो देश तय करेगा। राम मंदिर को लेकर के हम लोग इतना कर रहे हैं, बीजेपी इतना हर एक ये में कर रही है। 6 फेज के चुनाव निकल चुके हैं, 7 में अब आखिरी फेज में हैं और आखिरी फेज के चुनाव में अब तक के जो 400 पार के आंकड़े आप लोग कह रहे थे, 370 और 400 के पार, अभी तक आपका अनुमान क्या कहता है जी कि हाउ मेनी सीट अब तक आप? बस सातवें चरण में हम 400 पार की स्थिति में आ जाएंगे। अच्छा, और अब बीजेपी अब तक क्या कहेंगे? बीजेपी अब तक कितनी? बीजेपी का लक्ष्य 370 का है, हमें लगता है 320-25 तक हम लोग पहुंचे होंगे। एक जो फर्स्ट टाइम वोटर अनुराग जी, जो चूंकि आप युवा हैं और खासतौर पे आप एक स्पोर्ट्समैन के तौर पे भी आपकी बहुत अच्छी पहचान है यहाँ पे, तो जो युवा वोट का जो पहली बार जो वोट कर रहे हैं, जो दूसरी बार वोट कर रहे हैं, उनका आपके प्रति काफी रुझान है, मोदी जी के प्रति काफी रुझान है। लेकिन आज मैं जब बस स्टैंड पे था, एसपीटी हमीरपुर में था, वहां पर कुछ लोग कह रहे थे कि अनुराग जी तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन हम युवाओं के लिए जो होना चाहिए था वो जो है चीजें यहाँ पे नहीं आ पाई है। तो क्या खासतौर पे अपनी कंस्टिट्यूएंसी के युवाओं के लिए आपके पास कोई योजना है इस वक्त? हमने युवाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में 2 मेडिकल कॉलेज, NIT, IIIT, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, टेक्निकल यूनिवर्सिटी, करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी और साथ ही साथ हॉर्टिकल्चर कॉलेज, होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, 6 केंद्रीय विद्यालय, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, ये सब बनवाए, कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। एक शायद सेंट्रल यूनिवर्सिटी आप छोड़ रहे हैं? सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी हमने बनवाई और ऐसे बहुत सारे संस्थान जिससे उनको स्किल भी मिले, एजुकेशन भी मिले, वो दिलाए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम आगे और भी ऐसे बड़े संस्थान लाएंगे। तो विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, वो कभी रुकती नहीं। फर्क यह है कि अगर आप अच्छा एक नेता चुनकर देंगे तो आपकी आवाज बनेगा और मैं जनता की आवाज बना, संसद में भी और संसद के बाहर। बिल्कुल। एक स्किल डेवलपमेंट की बात आपने की, अभी असंगठित क्षेत्र के जितने भी काम हैं, ये केवल हिमाचल प्रदेश की बात नहीं, पूरे देश में उस पर देखा जा रहा है कि घुसपैठिए का कब्जा हो रहा है और जो लोग इस परंपरागत काम में लगे हुए थे वो पलायन कर रहे हैं। जैसे बहुत ज्यादा समस्या, बड़ी समस्या है उत्तराखंड में, और उसी तरीके की समस्या हिमाचल प्रदेश में पहाड़ से लोगों की, वो पलायन कर रहे हैं और परंपरागत जो उनका कार्य है उस कार्य से वो अलग हो रहे हैं। तो क्या स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में आपकी सरकार, मोदी की सरकार अगली बार कुछ ऐसा कर रही है कि फिर से युवा जो है उस असंगठित क्षेत्र में अपना करियर बनाए? देखिए, मोदी सरकार बहुत कुछ कर रही है और आगे बहुत कुछ करेगी। जो हम सोचते भी नहीं थे उससे ज्यादा। किसी ने सोचा था चंद्रयान मिशन आप सफल करोगे, हुआ। किसी ने सोचा था ऑपरेशन गंगा में 23,000 भारत के नागरिकों को बचा के लाओगे, हुआ। क्या सोचा था कभी एशियन गेम में भारत 100 से ज्यादा मेडल जीतेगा, हमने जीते। 72 साल में थॉमस कप नहीं जीते, हम वो भी जीते। मोदी सरकार में वो सब हुआ जो असंभव दिखता था या नामुमकिन दिखता था, वो भी हो कर रहा है। मेरा मानना है कि फर्क सिर्फ इतना कि मोदी सरकार बननी चाहिए, बाकी काम होने में कोई कमी नहीं आएगी। अब एक विधानसभा से आपके, चूंकि यहाँ जो सुखी जी की सरकार है वो अल्पमत में सरकार है अभी, तो क्या डबल इंजन की सरकार यहाँ भी आप बनाने की कोशिश करेंगे इस बार? 100% डबल इंजन की सरकार बनेगी, क्योंकि जनता चाहती है डबल इंजन की सरकार बने। जो उपचुनाव हो रहे हैं, क्या उसको लगता है कि वहाँ 6 के 6 उपचुनाव जीतेंगे? बिल्कुल। हमारे साथ बात करने के लिए अनुराग जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय हमें दिया और इस बार जिस तरीके से लगभग हर एक मुद्दे पर आपने बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी, और 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो उसके बाद देखा जाएगा कि 400 पार का जो नारा है क्या बीजेपी उसको अचीव करती है। हालांकि जितने भी नेताओं से मैं मिला हूं सभी ये कह रहे हैं कि 400 का नारा पार है, 370 बीजेपी और 400 पार एनडीए। 4 तारीख को पता चलेगा कि इस दावे में कितनी सच्चाई है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। कैमरामैन चंदन के साथ मुकेश कुमार, सुदर्शन न्यूज, हमीरपुर।
तो ये आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी का इंटरव्यू, जो कि अभी चुनावी रन में है और चुनावी रन में 4 बार ये विजय प्राप्त कर चुके हैं। यहाँ हमीरपुर से 5वीं बार मैदान में है और चुनाव में लगभग इस इंटरव्यू में उन्होंने हर एक मुद्दे पर बात की। अब ये तो थे अनुराग ठाकुर जी। अब अनुराग ठाकुर जी के क्षेत्र में जनता क्या कहती है इनके बारे में, इनके चुनाव के बारे में और इनके काम के बारे में, एक बार उनको सुनते हैं।